हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं के सर आपके सामने लेकर आया हूँ एसएससी सीजीएल। जो हमारे यहाँ मॉक टेस्ट होता है वो 53 नंबर का मॉक टेस्ट है। ये ऑफलाइन हमारे यहाँ एवरी संडे को होता है। उसका सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आया हूँ। तो इसमें हमारे इंग्लिश के जो क्वेश्चन थे वो 76 से लेके 100 तक थे। 25 क्वेश्चन थे। तो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और ये इंग्लिश के साथ साथ आपको मैथ्स का, रीजनिंग का और जीएस का सभी का सॉल्यूशन जो संडे को मॉक टेस्ट होता है उसका हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है आपको। ठीक है, तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं। इंग्लिश को आज हम इंग्लिश सेक्शन को देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन इस टेस्ट में हमारे पूछे गए थे। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। आपको यहाँ पे बताना है, इस क्वेश्चन का क्या बताना है, सिनोनिम। यहाँ पे हमारे पास वर्ड दिया गया है मिराज। मिराज मीन्स क्या होता है, आपने देखा होगा जैसे रोड होता है, रोड जब हम दूर तक देखते हैं तो रोड पे पानी जैसा नजर आता है, उसको हिंदी में कहते हैं मरीचिका। उसी को हम क्या बोलते हैं, मिराज बोलते हैं। तो ये जो हमारा वर्ड है इसका हमें क्या बताना है, सिनोनिम यहाँ पे बताना है। तो ये जो हमें दिखता है रोड पे पानी जैसा, लेकिन वो पानी होता नहीं है। ठीक है, एक तरह से क्या होता है, इल्यूजन होता है, भ्रम होता है हमारा, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, फैंटेसी, रियलिटी। देखो रियलिटी तो होती नहीं है, वो वास्तविकता नहीं होती। कहीं ना कहीं जो भी हमें दिखता होता है, दिख रहा होता है, वो नहीं होता है। एविडेंस हमारे क्या होता है, प्रूफ होते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। मिराज मीन्स हमारा हो जाता है कल्पना। क्या हो जाती है, कल्पना। ठीक है, तो किसी चीज की कल्पना करना, जो चीज इल्यूजन होती है, भ्रम होती है, उसको हम बोल देते हैं। तो करेक्ट सिनोनिम यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। 77 में आपसे क्या पूछा गया है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम आपको यहाँ पे बताना है। यानी कि आपको यहाँ पे अपोजिट वर्ड बताना है। किसका बताना है, ऑप्शन हमारा दे रखा है कनाइव। कनाइव हमारा जो वर्ड है इसका हमें एंटोनिम बताना है। तो सबसे पहले अगर आपको इसका मीनिंग पता होगा तो आप इजीली यहाँ पे बता पाएंगे। देखिए कनाइव का मतलब होता है किसी चीज को एक तरह से सीक्रेट तरीके से क्या करना, सपोर्ट करना, अलाउ करना किसी चीज को, है ना। तो सीक्रेट तरीके से किसी चीज को क्या करना, अलाउ करना। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो, अगर सिनोनिम पूछा जाता तो हमारा क्या हो जाता है, सपोर्ट करना। किसी चीज को सपोर्ट करना ही हमारा क्या कहलाता है, कनाइव कहलाता है। लेकिन पूछा क्या है, एंटोनिम पूछा है। तो अगर आप किसी चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो फिर आप क्या करोगे, उसका विरोध करोगे। और विरोध करने को हम क्या बोलते हैं, अपोज। तो इसका जो करेक्ट एंटोनिम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब भी हमारा क्या होता है, सपोर्ट करना होता है। लेकिन हमें यहाँ पे सिनोनिम नहीं बताना था, क्या बताना था, एंटोनिम बताना था। तो करेक्ट हमारा आंसर सेकंड यहाँ पे हो जाएगा। मोटिवेट कर रहे हो किसी चीज को तब भी आप सपोर्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं। और रिजेक्ट माने क्या होता है, किसी चीज को अस्वीकार करना, ये अलग वर्ड हमारा हो गया। ठीक है, तो एंटोनिम हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेकंड। नेक्स्ट 78 पे देखिए क्या पूछा गया है। 78 में पूछा गया है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम। इडियम दिया है हमारा, टू च्यू द कड ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एक हमारा इडियम होता है च्यू द कड, इसका मीनिंग हमें बताना है क्या होता है। फोर हमारे पास ऑप्शन है। पहला हमारा ऑप्शन है ईटिंग स्लोली, और सेकंड हमारा ऑप्शन दिया है यहाँ पे डे ड्रीमिंग, विदाउट फोकस, पॉन्डरिंग डीपली, और लास्ट हमारा क्या है, मेंटली प्रिपेयरिंग फॉर बैटल। तो देखिए च्यू द कड का मीनिंग क्या होता है, इसको एक बार समझ लेते हैं। जैसे गाय और भैंस होती है, जब वो खेत में चारा खा के आती है तो घर पे आके आराम से उसको वो चबा रही होती है, उसी को हम बोलते हैं च्यू द कड। अगर वो आराम से बैठ के चबा रही है, इसका मतलब किसी चीज के बारे में बहुत ही गहराई से सोचना क्या कहलाता है, हमारा च्यू द कड ऑफ रिफ्लेक्शन। एक इडियम है, इसका मीनिंग क्या होता है, किसी चीज के बारे में बहुत गहराई से क्या करना, विचार करना, सोचना। तो यहाँ पर जो करेक्ट हमारा आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे इसका करेक्ट मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 79। 79 पे क्या पूछा गया है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। फिर से आपको बताना है, यहाँ पे एंटोनिम आपसे पूछा गया है। ऑप्शन जो वर्ड हमारा है वो क्या दिया है, सब्टरफ्यूज। सब्टरफ्यूज हमारा वर्ड है, इसका हमें क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है धोखा देना किसी को। इस क्या होता है, धोखा देना, है ना। तो पहला हमारा वर्ड क्या है, सिकैनरी, कैंडर, ट्रिकरी और डिसेप्शन। अगर आपने सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़े होंगे तो आप यहाँ पे आइडिया लगा सकते हो। अगर आप इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा फिर भी आप यहाँ पे आंसर बता दोगे। कैसे बताओगे, देखिए स्कैनरी हमारा वर्ड लिखा है, ट्रिकरी हमारा वर्ड लिखा हुआ है, और हमारा डिसेप्शन लिखा है। ये जो तीनों हमारे वर्ड लिखे हैं ये आपस में क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। इनका मीनिंग यही होता है, धोखा।
क्या होता है, धोखा। लेकिन हमें इस वर्ड का क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। एंटोनिम बताना है तो हमें वो वर्ड चूज करना है जिसका मीनिंग क्या होगा, अपोजिट। तो यहाँ पे जो हमारा मीनिंग होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट, कैंडर। कैंडर मीन्स हमारा क्या होता है, ऑनेस्टी होती है, ऑनेस्टी को हम बोलते हैं, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे 1 2 3 4 ये जो वर्ड है इनका मीनिंग क्या होता है, सिमिलर होता है। हमें यहाँ पे एंटोनिम चूज करना था, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आपने एक वर्ड और सुना होगा, कैंडिड, कैंडिड से बना हुआ है। कैंडिड माने भी क्या होता है, ऑनेस्ट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 में आपसे क्या कहा जा रहा है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपके सामने 4 वर्ड दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। प्रिकेरियस हमारा जो वर्ड है उसकी स्पेलिंग आपको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए क्या लिखा है, प्रीक्यूरियस हो गया, ये तो प्रिकेरियस होता है तो रॉन्ग हो जाएगी। प्री, PRI नहीं होता, PRE होता है ना। तो प्रिकेरियस, अस की स्पेलिंग OUS होती है, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, रॉन्ग। इट मीन्स यहाँ पे जो करेक्ट स्पेलिंग हमारी है वो किसकी है, ऑप्शन डी की। प्रिकेरियस मीन्स क्या होता है, डेंजरस। क्या होता है, डेंजरस। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 81 क्वेश्चन हमारा आ गया, देखिए क्या पूछा जा रहा है इसमें। द एक्सट्रीम फियर ऑफ मेडिकल प्रोसीजर्स इन्वॉल्विंग इंजेक्शंस और हाइपोडर्मिक निडल्स इज कॉल्ड। बताइए क्या कहें। यहाँ पे हमें वन वर्ड बताना है, क्या बताना है, वन वर्ड, OWS पूछा है आपसे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला हमारा वर्ड दे रखा है क्या, सेलेनोफोबिया। सेलेनोफोबिया मीन्स क्या होता है हमारा, और ये हमारा क्या है, लेट्रोफोबिया। देखिए ये हमारा होता है जब आपको मून या मून लाइट, चंद्रमा से डर लगता है तो उसको हम बोलते हैं सेलेनोफोबिया। नेक्स्ट हमारा क्या है, लेट्रोफोबिया। ये हमारा क्या है, लेट्रोफोबिया मीन्स होता है डॉक्टर से डर लगना। किससे, डॉक्टर्स। बहुत ही ब्रॉड एक फोबिया होता है, डॉक्टर से डर लगना क्या कहलाता है, लेट्रोफोबिया। नेक्स्ट हमारा निक्टोफोबिया, ये हमारा क्या होता है, डार्कनेस से डर लगने को बोलते हैं। डार्कनेस से डर लगने को हम क्या कहते हैं, निक्टोफोबिया। नेक्स्ट हमारा क्या पूछा गया, ट्राइपेनोफोबिया। ट्राइपेनो जो फोबिया हमारा होता है वो इंजेक्शन वगैरह, जैसे अब बहुत सारे लोग होते हैं इनको इंजेक्शन लगवाने से वो निडल से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्राइपेनोफोबिया। तो करेक्ट यहाँ पे जो आंसर हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 4 वर्ड याद हो गए, ऑप्शंस का भी मीनिंग हमें लर्न करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 आ गया। 82 में बताइएगा क्या हमारा करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स होगा। चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब का आपको मीनिंग यहाँ पे बताना है। द मूवी डिड नॉट हाइप क्रिएटेड बिफोर इट्स रिलीज। जैसे कि आप ये कहना चाह रहे हो, जैसे कि आपने अभी देखा 15 फरवरी को, ये जो हमारा मॉक टेस्ट हुआ था कब हुआ था, 15 फरवरी को हुआ था, और उसी दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच था। तो आपने देखा कि इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए जो पहले से बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की जा रही थी, वैसा कुछ हुआ नहीं, इजीली वन साइडेड मैच था और इंडिया जीत गई, है ना। इसी प्रकार से ये जो मूवी है, मूवी की जिस प्रकार की हाइप पहले क्रिएट की गई थी, ऐसा उसमें मूवी में कुछ नहीं मिला। मूवी देखने के बाद पता चला। इसका मतलब ये है कि हमें जो मूवी थी वो हमारी एक्सपेक्टेशंस को क्या नहीं कर पाई, पूरा नहीं कर पाई। तो इसके लिए हमारी फ्रेजल वर्ब यहाँ पे क्या हो जाती है, लाइव अप टू, ठीक है। ये हमारी फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मीनिंग क्या होता है, टू लिव अप टू मीन्स होता है टू मीट एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्लियर हुआ। लिव थ्रू भी हमारी फ्रेजल वर्ब होती है। लिव थ्रू का मीनिंग क्या होता है, सरवाइव करना। क्या होता है, सरवाइव करना। और लिव डाउन का मीनिंग क्या हो जाता है, सक्सीड होना, है ना। बाकी किसी चीज को एक्सपीरियंस करने को क्या बोलते हैं, लिव ओवर बोलते हैं। ये इनके अलग मीनिंग, इनके मीनिंग्स होते हैं। बाकी यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 83। देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ होमोनिम आपको बताना है। होमोनिम्स, होमोनिम्स क्या होता है, सेम। निम्स मानी क्या होता है, मीनिंग। कैन बी यूज टू फिल इन द ब्लैंक्स मोस्ट सुटेबली। द undercover officer managed to test a confession about the gang's activities.
तो देखो यहाँ पे अगर हम वर्ड की बात कर लेते हैं, हमारे पास बेसिकली यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे दे रखे हैं, एक तो एलिसिट दिया हुआ है और एक हमारा क्या दिया है, एलिसिट। इन पर बेस्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इन दोनों मीनिंग आपको क्लियर पता होना चाहिए, दोनों वर्ड का मीनिंग क्या होता है, आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। तो एलिसिट मीन्स हमारा क्या होता है, टू ड्रॉ आउट, किसी को ड्रॉ आउट करना, कंक्लूजन निकालना है ना, समझना। और एलिसिट मीन्स क्या होता है, इलीगल, क्या होता है, अवैध को बोला जाता है, इलीगल। तो इन दोनों वर्ड पे ही बेस्ड हमारा है। बाकी सॉलिस्टिस तो ये तो जानते होंगे, वो होता है हमारा ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जो संक्रांति वगैरह होती है उससे रिलेटेड वो दिन होते हैं। द अंडर कवर ऑफिसर मैनेज टू, तो यहाँ पे देखिए टू के साथ में हमें बेसिकली क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, है ना। तो ये जो पहला वर्ड है ये हमारी क्या होती है, वर्ब होती है। और दूसरा जो वर्ड है ये हमारा क्या होता है, एलिसिट एग्जेक्टिव हो जाता है, क्या हो जाता है, एग्जेक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वर्ब चाहिए तो एलिसिट हमारा आ जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पे नहीं आएगा, ये नाउन है हमारा, ये भी नहीं होगा। करेक्ट यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। एलिसिट हमारी वर्ब होती है, इलिसिट हमारा एग्जेक्टिव होता है। इलिसिट एक्टिविटीज का मतलब क्या हो गया, इलीगल एक्टिविटीज, जो अवैध एक्टिविटीज थी उनका मीनिंग यहाँ पे कन्वे कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 83 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। देखिए 84 में क्या कहा जा रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट आउट करना है। द कमिटी डिसाइडेड टू ऑप्ट implementing the new policy after reviewing the risk, क्या आंसर होना चाहिए। देखिए कमेटी ने क्या किया, डिसाइड कर लिया था इंप्लीमेंट करने के लिए न्यू पॉलिसी को आफ्टर रिव्यूइंग द रिस्क, जब कंपनी को ये पता चला कि जो पॉलिसी हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं उस पॉलिसी में बहुत सारी रिस्क हैं। किसकी बात हो रही है, रिस्क की बात हो रही है। तो कंपनी फिर क्या करेगी, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेगी या इंप्लीमेंट करने से रोक देगी। तो रोकने की बात कहेंगे। देखिए दो मीनिंग यहाँ पे होते हैं, ऑप्ट फॉर का मतलब होता है सपोर्ट करना, ऑप्ट अगेंस्ट का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, किस चीज को अभी रोक देना। तो यहाँ पर इंप्लीमेंट करने से न्यू पॉलिसी को रोक दिया है, क्योंकि वहां पर रिस्क, कंपनी को क्या मिला था, रिस्क होने के चांसेस हैं, वहां पे खतरा थे। तो यहाँ पे जो करेक्ट हमारा आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्ट अगेंस्ट, ठीक है। रिस्क की बात हो रही है तो कंपनी यहाँ पे अभी पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं करेगी, उसको क्या कर देगी, रोक लगा देगी, है ना। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन आ गया 85 क्वेश्चन को देखिएगा। फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर, ऐसा सेंटेंस का पार्ट हमें फाइंड आउट करना है जिसमें एरर है। इट इज इंपेरेटिव दैट ही अंडरस्टैंड्स द सीवियरिटी of the situations and that he makes a clear, concise and decisive statement to the press, क्या होना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा इट इज इंपेरेटिव, इट इज एडवाइज्ड, इट इज ऑर्डर्ड आपको मिलता है, तो यहाँ से हमें ये पता चलता है ये इंपेरेटिव का मतलब क्या हो गया, नेसेसरी हो गया, क्या हो गया, नेसेसरी। जब कोई कार्य नेसेसरी हो गया, इट इज नेसेसरी, इस प्रकार के वर्ड मिलते हैं तो इनके साथ में आगे जो सेंटेंस बनेगा उसमें बेस फॉर्म का यूज किया जाता है। अगर आपने सब्जेक्टिव मूड कभी पढ़ा हो तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड पे बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन है। यानी कि जब भी हमें सेंटेंस में इट इज इंपेरेटिव, इट इज नेसेसरी, इट इज ऑर्डर्ड, इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट की बात हो, इनडायरेक्ट ऑर्डर की बात हो, या नेसेसरी की बात हो, या फिर रिक्वायरमेंट की बात किसी में की जा रही होती है, तो वहां पर बेस फॉर्म का यूज किया जाता है। सब्जेक्ट वहां पे सिंगुलर हो या प्लुरल हो, हमें बेस फॉर्म लगाना होती है। इसका मतलब अंडरस्टैंड नहीं होगा, केवल अंडरस्टैंड का यूज होगा। तो करेक्ट यहाँ पे जो आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। अंडरस्टैंड में यहाँ पे एस का यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन हमारा है 86। क्वेश्चन नंबर 86 को देखिए, क्या मिस्टेक, देखिए 86 में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर। सेंटेंस का वो पार्ट आपको फाइंड आउट करना है जिसमें एरर है। सेंटेंस हमारा क्या दिया है, नीदर द प्रोजेक्शन ऑफ ग्रोथ नॉर द estimation of deficit trends appears to have accounted for the liquidity constraints that small scale enterprises face during cyclical downturns in demand। ठीक है, हमें इस सेंटेंस में एरर बतानी है। तो देखो यहाँ पे एरर क्या है, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कंजंक्शन टॉपिक में या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, नीदर के साथ में हमारा क्या आता है, नॉर आता है, ठीक है। लेकिन जब इनके साथ में आपको वर्ब यूज करना होती है, क्या यूज करना होता है, वर्ब,
तो जो एक तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे दिया होता है और एक सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे दिया होता है, जब ये दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं तो जो वर्ब हमारी आती है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। वर्ब हमारी किसके अकॉर्डिंग आती है? नियरेस्ट सब्जेक्ट। तो पहला हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? द प्रोजेक्शन ऑफ ग्रोथ, ये सब्जेक्ट भी हमारा सिंगुलर है। और दूसरा हमारा सब्जेक्ट क्या है? द एस्टिमेशन ऑफ डेफिसिट ट्रेंड, तो इसके एस्टिमेशन की बात हो रही है। इसका मतलब जो सब्जेक्ट हमारा है वो दोनों ही सिंगुलर है। और सेकंड जो सब्जेक्ट है एस्टिमेशन सिंगुलर है, तो जो सेकंड सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगाना होती है। इसका मतलब यहाँ पे जो वर्ब आने वाली है वो कैसी आने वाली है? सिंगुलर। अपीयर हमारी वर्ब कब आती है? वर्ब में एस नहीं लगाया, इसका मतलब वर्ब प्लुरल है। और जब वर्ब को सिंगुलर बनाएंगे तो इसमें क्या लगा देंगे? एस। अपीयर्स हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो करेक्ट हमारा ऑप्शन होगा, आंसर होगा, वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाले पार्ट में कोई एरर नहीं है, सेकंड वाले पार्ट में एरर है। इसका मतलब बी बॉम्बे हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेदर नॉर है ना, इसी प्रकार से नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है, इसी प्रकार से एदर और होता है, और हमारा बोथ के साथ में एंड आता है, लेकिन उस कंडीशन में वो प्लुरल आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 को देखिएगा। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस आपको बताना है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, द गवर्नमेंट विल बी इंप्लीमेंटिंग द न्यू एनवायरमेंटल रेगुलेशंस नेक्स्ट मंथ। देखिए जब भी पैसिव वॉइस का क्वेश्चन आता है तो पूरा सेंटेंस भी पढ़ने की हमें जरूरत नहीं होती है। हमें यहाँ पे देखिए क्या दिया है? विल दिया है, विल के साथ वी दिया है और आईएनजी फॉर्म दिया है। जब भी आईएनजी फॉर्म होती है तो बीइंग का यूज किया जाता है। और सेंटेंस जो होता है ना, याद देखिए एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए कभी भी हमें क्या नहीं चेंज करना होता है? टेंस चेंज नहीं करना होता है सेंटेंस का। एक्टिव से पैसिव बनाते समय एक तो सेंटेंस का टेंस नहीं बदलना चाहिए, दूसरा सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। इन दो बातों को याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे विल के साथ में विल वी दिया है तो विल का विल ही रहने वाला है ना। विल दिया हुआ है, विल दिया है, आर नहीं आ सकता और विल दिया है, लेकिन विल के साथ हैव नहीं आएगा हमारा। क्या नहीं आएगा? हैव नहीं आएगा। और विल के साथ बी दिया है तो बीइंग डायरेक्ट नहीं आ पाएगा, पहले बी आएगा उसके बाद बीइंग आएगा। यहाँ पे बीइंग का यूज नहीं किया गया, इसका मतलब करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। बचपन में हमें पढ़ा दिया जाता है कि विल बी यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता, ऐसा कुछ नहीं है, सभी का पैसिव बन जाता है। ठीक है, विल के साथ बी लगाया तो विल बी लिख दिया, आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग हम लगा देंगे। इट मींस हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 को देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजेस द वर्ड डेजर्ट विद द सेम मीनिंग के साथ में एज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब देखिए यहाँ पे आपको मैं बता ही देता हूं, हमारे पास एक डेजर्ट होता है और ये हमारी वर्ब होती है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? टू लीव, छोड़ देना होता है। क्या होता है? छोड़ देना। और अगर कहीं पर डेजर्ट का यूज एज ए नाउन की तरह किया जाए, किसकी तरह किया जाए? डेजर्ट का यूज नाउन की तरह किया जाए, तो इसका मीनिंग हमारा क्या होता है? रेगिस्तान होता है। क्या होता है? रेगिस्तान होता है। ठीक है, और इसी से रिलेटेड एक और वर्ड है वो भी आपको बता ही देता हूं, जिसमें डबल एस आ जाता है, डेजर्ट। इसका ये हमारी क्या होती है? मिठाई होती है, स्वीट होती है ना। मीठा कुछ खाते हैं खाने के बाद उससे बोल देते हैं। अब देखो हमें ये बताना है कि डेजर्ट का मीनिंग जैसे सेंटेंस में बी हैड टू डेजर्ट वर्ब की तरह यूज किया गया। द शिप आफ्टर इंजन फेल, इंजन जब फेल हो गया था तो शिप्स को हमें छोड़ना पड़ा। मतलब डेजर्ट का जो यूज किया गया सेंटेंस में वो छोड़ने के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? छोड़ने के लिए। अब हम ये ऑप्शंस पढ़ के ये देखेंगे कौन सा ऑप्शन है जहां पर छोड़ने की बात की जा रही है। ठीक है, पहला ऑप्शन द मोजेफ डेजर्ट, ये तो एक रेगिस्तान है, इज नोन फॉर इट्स एक्सट्रीम हीट। रेगिस्तान की बात हो रही है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, छोड़ने की बात करना है। मैनी एनिमल्स दैट लिव इन द डेजर्ट आर नॉक्टर्न, तो यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स जो कि डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में रहते हैं, नाउन की तरह यूज किया गया, ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। वी फाउंड एन ओसिस इन द मिडिल ऑफ द वास्ट डेजर्ट, हमें एक हरी भूमि ग्रीन लैंड मिला था डेजर्ट, यानी कि यहाँ पे भी इसका मतलब क्या है? रेगिस्तान है। तो रेगिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंस में यूज नहीं किया गया था, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, ही वुड नेवर डेजर्ट, वो कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा किसको? अपने दोस्तों को, इन देयर टाइम ऑफ नीड, जरूरत के समय। तो यहाँ पे भी छोड़ने की बात हो रही है और सेंटेंस में भी छोड़ने की बात हो रही थी, इसका मतलब करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 हमारे सामने आ गया, चलिए पढ़ते हैं इसको। क्या है? चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस आपको बताना है। पैसिव वॉइस करने के लिए पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना होता, हमने डिस्कस किया था। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया? ऑडिटर्स माइट हैव ओवरलुक्ड,
माइट हैव ओवरलुक्ड। और देखिए माइट के साथ यानी कि मॉडल के साथ में हैव दिया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया है, तो मॉडल तो कभी चेंज होगा नहीं, माइट का माइट आना है, हैव फॉर्म में तो हैव ही आना है, थर्ड फॉर्म में तो बीन आ जाएगा, मतलब आंसर में माइट हैव बीन आपको मिलेगा। पहले ऑप्शन में दिया गया माइट हैव बीन, ठीक है, इसमें माइट हैव बीन नहीं दिया गया तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइट नहीं दिया गया तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा हमारा। माइट हैव बीन नहीं दिया यहाँ पे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। आया समझ? तो जब भी एक्टिव पैसिव चेंज करना है तो कभी भी आपको सेंटेंस पूरा नहीं पढ़ना होता है, आप तो बस वर्ब को देखिए और आंसर आप बहुत ही कम समय में इजीली लगा दोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए क्वेश्चन जो हमारा आ गया वो एक एंशिएंट पैसेज हमारे सामने। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पैसेज को एक बार पढ़ लेते हैं, बाकी फिर हम आंसर्स लगा देंगे इजीली। देखिए जब भी एंशिएंट पैसेज वाले क्वेश्चंस आते हैं तो पहले ढंग से आप एक बार मन लगा के ढंग से पैसेज को रीड कर लीजिएगा, एक बार पहले पैसेज में कह क्या रहा है, किसके बारे में पैसेज समझ आ जाएगा आपको। मैनी पीपल बिलीव दैट साइंस एंड रिलीजन आर कॉन्ट्रेरी टू ईच अदर। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि साइंस और रिलीजन जो है ना वो एक दूसरे के कैसे हैं, कॉन्ट्रेरी हैं। बट दिस नोशन माने क्या होता है, आइडिया, इज रॉन्ग। लेकिन ये जो आइडिया है वो कैसा है, रॉन्ग है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर फैक्ट की बात करते हैं, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। द एम ऑफ बोथ दीज इंस्टीट्यूशंस, अगर दोनों के एम की बात करते हैं, इज टू एक्सप्लेन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। दोनों का एम है कि भाई लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को बताना, एक्सप्लेन करना। यूनिवर्स, ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ठीक है, दोनों चीजों, इन सारी चीजों के बारे में बताना, इनको क्या करना, एक्सप्लेन करना। किसको, लाइफ के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में। देयर इज नो डाउट, ऐसा कोई डाउट नहीं है दैट द मेथड्स ऑफ साइंस एंड रिलीजन आर डिफरेंट। इनके मेथड क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। द मेथड ऑफ साइंस इज ऑब्जर्वेशन। साइंस किस पे डिपेंड होता है, ऑब्जर्वेशन पे, एक्सपेरिमेंटेशन पे एंड एक्सपीरियंसेस पे, ठीक है। और साइंस टेक्स इट्स रिकोर्स टू प्रोग्रेसिव मार्च टूवर्ड्स परफेक्शन, ठीक है, साइंस परफेक्शन की ओर बढ़ता है। द रूल्स ऑफ रिलीजन आर फेथ। जो रिलीजन होता है, धर्म होता है, वो किस पे डिपेंड होता है, फेथ, इंट्यूशन एंड स्पोकन वर्ड ऑफ द एनलाइटेंड, ठीक है। इन जनरल, अगर जनरल में बात करते हैं, वाइल साइंस इज इंक्लाइन टूवर्ड्स रीजन एंड रेशनलिटी, स्पिरिचुअलिज्म इज द एसेंस ऑफ, ये जो हमारा एसेंस है वो किसका है, रिलीजन का है। इन अर्लियर टाइम्स, पहले के समय में, व्हेन मैन अपीयर्ड ऑन अर्थ, जब व्यक्ति दुनिया में आया था, ही वाज ओवरऑप्ड एट द साइट ऑफ वायलेंट एंड पावरफुल एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर। जब इंसान दुनिया में आया था उसने नेचर के बहुत सारे वायलेंट एस्पेक्ट्स को देखा था। आगे क्या कहा जा रहा है, इन सर्टेन केसेस द यूजफुलनेस ऑफ डिफरेंट नेचुरल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर ओवरवेल्म्ड मैन, thus begin the pursuit of forces of nature fire। जैसे कि बहुत सारे वायलेंट रूप देखा था नेचर का, तो वहां पर इंसान क्या करने लगा था, वर्शिप करने लगा था, फोर्सेस ऑफ नेचर फायर। नेचर में किस चीज की चीज की पूजा करने लगा था, आग की करने लगा था, है ना, आग की पूजा की जाती है। सूर्य यानी कि सन की जाती है। रिवर्स, रॉक्स, ट्रीज, स्नेक, की सारी चीजों की पूजा करने लगा था इंसान, क्योंकि इंसान ने इनका भयानक रूप देखा था। द होली scriptures were written by those who had developed harmony between external nature and their inner self, ठीक है। Their object was to ennoble, elevate and liberate the human spirit and mind, ठीक है। But the priestly class took upon itself and the monopoly of scripture knowledge and इंटरप्रिटेशन, इन सारी चीजों की मोनोपोली थी उस समय, मोनोपोली की बात की जा रही है। टू इट्स ऑन एडवांटेज, दस द एंटायर ह्यूमन रेस वाज इन चेंज, ट्रूथ वाज फ्लाउटेड एंड प्रोग्रेसिव। सच्चाई कैसे बढ़ती गई भाई, लिबरल एंड ट्रूथफुल आइडियाज और आइडियाज एक्सप्रेसिंग डाउट्स की बात हो रही है। सेप्टिसिज्म का मतलब क्या होता है, डाउटफुलनेस, सप्रेस्ड एंड देयर होल्डर्स पनिश्ड, ठीक है। आराम से पढ़ोगे, इजी पैसेज है। इट वॉज इन दीज ट्राइंग सर्कमस्टेंसेस द साइंस एमर्ज्ड एज, साइंस किसकी तरह इमर्ज हुआ था, एज अ सेवियर ऑफ मैनकाइंड, बट इट्स पाथ वॉज नॉट स्मूथ। साइंस का जो पाथ था वो कैसा था, स्मूथ और सेफ नहीं था, ठीक है, वॉज नॉट।
द साइंटिस्ट एंड फ्री थिंकर्स वर टॉर्चर, इनको टॉर्चर किया गया था। दिस वॉज द फेट, एक भाग्य था किसका? कॉपरनिकस, गैलीलियो और ब्रूनो। अदर्स बट दोबारा एक बार ही होना चाहिए। बाय एंड बाय का मतलब क्या था? स्लोली साइंस गेंड ग्राउंड, और धीरे धीरे हमारा साइंस क्या हो गया? बढ़ता चला गया इसी प्रकार से, ठीक है, ग्राउंड पे आ गया। चलिए देखते हैं बाकी। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया इस पैसेज के बारे में, व्हाट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है आपको फॉर द वर्शिप ऑफ नेचर। नेचर की पूजा करने को क्या कहते हैं? ठीक है, अगर आपने ये पैसेज भी नहीं पढ़ा होता तो आप इसको आंसर इजीली कर सकते थे। जैसे आपने एक वर्ड पढ़ा है अथीस्ट, और एक हमारा वर्ड क्या होता है? थीस्ट। तो थीस्ट माने क्या होता है? आस्तिक, और अथीस्ट माने क्या होता है? नास्तिक। ठीक है, आस्तिक और नास्तिक, आस्तिक और नास्तिक। जो भगवान पर विश्वास करता है उसे थीस्ट कहते हैं, नहीं करता उसे अथीस्ट कहते हैं। उसी से हमारा देखो वर्ड बना, एक थीज्म बन गया, मतलब भगवान के एग्जिस्टेंस की मानने वाले लोग। अथीज्म मतलब ना मानने वाले। मोनोथीज्म का मतलब होता है जो एक ही भगवान को मान के चलता है कि एक ही भगवान है सुप्रीम इस दुनिया में, तो उसे बोलते हैं मोनोथीज्म। मोनो माने क्या होता है? वन। और पैंथीज्म का मतलब क्या होता है? नेचर की बात करें द वर्शिप ऑफ नेचर को क्या बोलते हैं? पैंथीज्म। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। व्हाट इज द ओवरऑल थीम ऑफ द पैसेज। पैसेज की ओवरऑल थीम हमारी क्या थी? पैसेज में हमने किसके बारे में पढ़ा था? साइंस और रिलीजन के बारे में। उसी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास दिया गया है ग्रोथ ऑफ साइंस। क्या साइंस की ग्रोथ की बात की गई है पैसेज में? भाई ऐसी तो कोई बात नहीं है। रोल ऑफ स्क्रिप्चर्स की बात की गई है क्या? नहीं भाई। सुपीरियोरिटी ऑफ साइंस ओवर रिलीजन, क्या ऐसा पैसेज में बताया गया था कि साइंस रिलीजन के ऊपर है? भाई ऐसा भी नहीं बताया गया। पैसेज में साइंस को और रिलीजन को दोनों को इक्वल करके बताया गया था कि साइंस किसके ऊपर डिपेंड है और हमारा साइंस से क्या क्या हमें सीखने को मिला था। तो यहाँ पे क्या दिया गया? रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। पैसेज में कहा गया था साइंस और रिलीजन दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। उसी के बेसिस पर जो हमारी थीम हो जाएगी पैसेज की, ऑप्शन डी हो जाएगा। रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन साइंस एंड रिलीजन की बात की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया 92। 92 का आंसर बताइए क्या होगा? 92 में कहा गया हाउ डिड द प्रीस्टली क्लास मिसयूज द स्क्रिप्चर्स। का मिसयूज किस प्रकार से किया था? बाय हाइडिंग देम, उनको छिपा के किया था, छिपाने की बात की गई थी क्या? रिराइटिंग, फिर से लिखने की, या मोनोपोलाइजिंग देयर इंटरप्रिटेशन, या फिर ट्रांसलेटिंग। पैसेज में सीधा सीधा लिखा था कि जो स्क्रिप्चर्स थे वो हमारे मोनोपोली पे बेस्ड थे, हमारे यानी कि उनकी मोनोपोली चल रही थी। तो करेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 वाले क्वेश्चन को देखिएगा। हाउ डिड साइंस कंट्रीब्यूट टू मैनकाइंड अकॉर्डिंग टू द पैसेज। साइंस ने किस प्रकार से कंट्रीब्यूट किया है मैनकाइंड के लिए? पहला, इट इमर्ज्ड एज अ सेवियर ऑफ मैनकाइंड। देखिए सेवियर की बात कही गई थी, अगर आपने पैसेज में ध्यान दिया हो तो मैंने अंडरलाइन भी किया था, सेवियर ऑफ मैनकाइंड। प्रमोटेड ब्लाइंड बिलीफ, ऐसा कुछ नहीं था। सपोर्टेड प्रीस्टली रूल, ऐसा भी नहीं था। डिस्ट्रॉय रिलीजियस वैल्यूज, ऐसा भी कुछ नहीं कहा गया था। करेक्ट यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। पैसेज अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया एक बार तो आप एक बार ही पढ़ के सारे आंसर्स कर सकते हो करेक्टली, ठीक है। एक आध क्वेश्चन के लिए आपको फिर से पैसे देखना पड़ सकता है। लेकिन 94 क्वेश्चन भी हमारा पैसेज पे बेस्ड था। क्या था? अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डिफरेंशिएट्स द मैथोलॉजी ऑफ साइंस फ्रॉम दैट ऑफ रिलीजन। साइंस और रिलीजन की मैथोलॉजी में क्या डिफरेंस था ये आपको बताना है। साइंस एक्सप्लेन्स द यूनिवर्स व्हाइल रिलीजन एक्सप्लेन्स ह्यूमन एग्जिस्टेंस। देखिए साइंस ने जो एक्सप्लेन किया था वो इन सारी चीजों को किया था, किसको? लाइफ को, ह्यूमन एग्जिस्टेंस को और यूनिवर्स को भी, सारी चीजें आई थी। Science relies on observation and experimentation, whereas religion is based on faith and ये जो सही है, ये जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल हमें पैसेज में एज इट इज मिला था कि साइंस जो होती है वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पे रिलाई करता है, और जो फेथ रिलीजन हमारा होता है वो किस पे? फेथ और इंट्यूशन पे क्या करता है? रिलाई करता है, ठीक है। फोकसेस ऑन द फ्यूचर, ऐसा कुछ भी नहीं था। साइंस एम्स लिबरेट द माइंड एवेन्यू, तो करेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा। चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू रिप्लेस द हाईलाइटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। दे रिटर्न बैक टू होम आफ्टर द इवेंट। बेसिकली ऑप्शन आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि रिटर्न बैक टू होम, इस बॉक्स की जगह पे कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, आपको बताना है। देखिए सबसे पहले तो जब आप चीजों को रिटर्न की बात करते हैं, रिटर्न का मतलब क्या होता है, वापस होना। अब जब वापस करना बोल ही दिया है तो क्या इसके साथ बैक लगाने की जरूरत है, आप अवश्य नहीं लगाएंगे, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन हो जाएगा। जो चीज जरूरत नहीं है उसका यूज क्यों कर रहे हैं हम। जैसे आपने देखा होगा रिपीट के साथ में है, रिपीट अगेन बोल देते हैं कई बार हम, तो जब रिपीट का मतलब ही दोहराना होता है तो अगेन बोलने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तो रिटर्न के साथ बैक नहीं आता पहली बात तो। अगर हम होम की बात करते हैं तो होम हमारा क्या होता है, एक एडवर्ब होता है। क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, और एडवर्ब के साथ में प्रपोजिशन भी नहीं आते। तो होम के साथ टू नहीं आने वाला, रिटर्न के साथ बैक नहीं आने वाला। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा हमारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट 96 को देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट इडियोमेट्रिक एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे बताना है। ड्यूरिंग द डिबेट के दौरान ही वॉज क्लियरली अनकंफर्टेबल एंड केप्ट ट्राइंग टू। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल था, नर्वस था किसमें, डिबेट के दौरान, तो फिर वो क्या करेगा, क्या करेगा भाई, इधर उधर की फालतू की बातें करेगा, है ना, और क्या। बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है, बाइट द बुलेट का मतलब होता है किसी मुसीबत का एक साहस के साथ सामना करना। ठीक है, किसी मुसीबत का कैसे करना, साहस के साथ सामना करना। तो ये हमारा बाइट द बुलेट। जैसे बुलेट माने क्या होता है, गोली चला दी किसी ने, और गोली जैसे ही आई तो आपने उसको पकड़ लिया भाई हाथ से, है ना, मतलब आपने उस सिचुएशन का सामना एक हिम्मत से किया है, तो उसको हम बोलते हैं बाइट द बुलेट। फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है, फेस द म्यूजिक का मतलब होता है टू वियर द कंसिक्वेंसेस ऑफ समथिंग। अपने एक्शंस, किसी चीज के एक्शंस के कंसिक्वेंसेस को क्या करना, फेस करना हमारा होता है। बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा के बात करना। क्या होता है, घुमा फिरा के बात करना। तो जब व्यक्ति अनकंफर्टेबल होता है, नर्वस होता है, तो फिर वो टू द पॉइंट बात नहीं करता, फिर इधर उधर की फालतू बातें करता है। तो यहाँ पे करेक्ट हमारा इडियम क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब होता है रिवील द सीक्रेट, रहस्य को उजागर कर देना हमारा क्या कहलाता है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसके लिए एक और इडियम यूज करते हैं, आपने कभी पढ़ा हो तो, स्पिल द विन, स्पिल द विंस। ठीक है, रिवील द सीक्रेट के लिए लगाते हैं। बीट अबाउट, बीट अबाउट बुश का मतलब क्या होता है, नॉट टू द पॉइंट, घुमा फिरा के बात करना। ठीक है, बाइट द बुलेट का मतलब क्या हो जाता है, किसी परेशानी का, मुसीबत का अपनी हिम्मत से सामना करना। और फेस द म्यूजिक होता है कंसिक्वेंसेस को झेलना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 97 पे देखिए क्या पूछा गया। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच, आपको बताना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट वॉइस नहीं, डायरेक्ट स्पीच होना चाहिए। ठीक है, चलिए माय फ्रेंड टोल्ड, इनडायरेक्ट दे रखा है, दैट शी हैड बीन थिंकिंग अबाउट क्विटिंग हर जॉब बट दैट शी हैड नॉट मेड। देखिए दोनों जगह परफेक्ट टेंस दे रखा है। परफेक्ट टेंस कब आता है, अगर आप वर्ड्स को भी चेंज करोगे तो किस में चेंज करते हैं, हैड बीन में चेंज करते हैं। हैव बीन का भी क्या हो जाता है हमारा, हैड बीन हो जाता है। नेक्स्ट हैड नॉट मेड, ठीक है, हैव नॉट मेड ये तो ठीक है, हैड हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या दिया है, हैव दिया है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हैड बीन यहाँ पे दे रखा है, अगर ये पास्ट में है तो ये प्रेजेंट पास्ट में, दोनों पास्ट में हो गए। ठीक है, येट की बात की गई है, अगर येट लगा हुआ है तो इसका मतलब पहले ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहा होगा। कौन सा रहा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा रहा होगा, इसका मतलब हैड नहीं आ सकता, ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे येट के साथ में आपने पास्ट इंडेफिनिट बना दिया, ये भी नहीं होगा। अगर येट आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, तो हमारा सी और डी ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास ए और बी बच गया। ए में आप देखो पहला हमारा पास्ट में लिखा हुआ है और बट लगा है, दूसरा हमारा प्रेजेंट में लिखा है। जब बट हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शंस होते हैं वो सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को जोड़ते हैं, मतलब दोनों में प्रेजेंट की कहीं ना कहीं बात करेंगे हम। अगर ये प्रेजेंट में हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। यहाँ पर भी हैव नॉट का क्या हो जाएगा, हैड नॉट। करेक्ट हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ए हमारा नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, select the select the option which best expresses the same sentence। indirect speech में हमें बताना है इनडायरेक्ट स्पीच में कौन सा होगा भी। किरण आस्क्ड डिड यू सी, पास्ट इंडेफिनिट दिया है तो पास्ट परफेक्ट हमारा हो जाएगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट देखो, यानी कि ये तो 100 नहीं होगा, हेड का यूज करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे भी डिड लगा रखा है, यानी कि हमारा फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। थर्ड ऑप्शन को पढ़ते हैं। किरण आस्क्ड मी वेदर आई हैड सीन द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन प्रीवियस नाइट। और देखिए लास्ट नाइट जो दिया है ना, इसको चेंज करना है प्रीवियस नाइट में। आप यहाँ पे डी ऑप्शन में देखेंगे तो लास्ट नाइट लिखा हुआ है, क्या लिखा है लास्ट नाइट। लास्ट नाइट का लास्ट नाइट नहीं होगा, तो करेक्ट हमारा ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा सी। सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 98 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 99 क्वेश्चन पर देखिए क्या देगा। Sentences of a paragraph are given in a jumbled order. Arrange the sentences in the correct order। ठीक है, पैराजम्बल का हमारा क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार। ये सेंटेंस आ गया, देखिए ए वाला बी सी और डी 4 हमारे पास सेंटेंसेस है। इनको एक ऑर्डर में हमें क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, इन इट्स मोस्ट हम्बल फंक्शन। देखिए इट्स हमारा क्या होता है, प्रोनाउन, और प्रोनाउन हमारा सबसे पहले नहीं आता, यानी कि पहले नाउन आएगा, है ना। The road is one of the great fundamental institutions of mankind। एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। It is the road, it जो आ गया वो किसके लिए आया, रोड। It is the road that controls the development of strategy and fixes the sites of battle। देखिए इंडिपेंडेंट सेंटेंस की बात करते हैं, यहाँ पर रोड को क्या किया गया, एम्फेसाइज किया गया। और डी में नॉट ओनली इज द रोड वन ऑफ द ग्रेट ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे आप देखेंगे तो चारों सेंटेंस में जो हमारा इंडिपेंडेंट सेंटेंस है वो कौन सा है, बी वाला है। देखिए जब भी सेंटेंस आपको देखना है तो जो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं वो सबसे पहले हमारे आते हैं। तो इंडिपेंडेंट सेंटेंस यहाँ पे क्या दे रखा है, बी। अगर बी दे रखा है तो देखिए ऑप्शंस पे चलते हैं। एक में हमारा डी से स्टार्ट हुआ है, एक में सी से हुआ है, एक में ए से हुआ है, एक में बी से हुआ है। तो एक ही हमारे पास ऑप्शन है जो बी से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप इजीली इसको कर सकते थे। ठीक है, तो सबसे पहले बी आ जाएगा, फिर उसी रोड के बारे में डी में बताया गया है, उसके बाद सी उस रोड को एम्फेसाइज करके उसके बारे में बताया गया है, और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 को देखिएगा। 100 में भी हमारा पैराजम्बल का क्वेश्चन है, क्या कहा गया है, सेंटेंसेस ऑफ ए पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर में दिया गया है, इनको अरेंज आपको करना है। ठीक है, तो पहला पढ़ लेते हैं, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। वी बी से स्टार्ट हो रहे हैं दो, और डी से स्टार्ट हो रहा है। कहने का मतलब ए से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा और सी से भी कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, तो ए और सी को तो छोड़ दो, ए और सी से स्टार्ट नहीं होने वाले, है ना। या तो बी से होगा या फिर हमारा किससे होने वाला है, डी से और ई से। तो देख लेते हैं ई यानी कि प्रपोजिशन से क्यों स्टार्ट करेंगे भाई, है ना। और डी में क्या दिया है, ओवरब्लेम, वर्ब की सेकेंड फॉर्म दे रखी है, इससे भी हम स्टार्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब ई से हो नहीं सकता, डी से हो नहीं सकता। बी पे देख लेते हैं क्या दिया है, दो ऑप्शन है जो बी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब बी से ही स्टार्ट होगा। ग्लोबल हेल्थ सिस्टम्स हैव बीन आ गया, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म देखिए कहां पर दी गई है, हैव बीन डिसरप्टेड, सिस्टम्स डिसरप्ट नहीं हुए, हैव बीन ओवरवेल्म्ड एंड मैनी एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे बी के बाद जो करेक्ट हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए। तो देखिए बी के बाद डी को इस ऑप्शन में दिया गया, बी ई दिया है, बी के बाद ई तो डायरेक्ट लगा नहीं सकते, प्रपोजिशन तो सीधा आएगा नहीं भाई, थर्ड फॉर्म चाहिए, है ना। तो बी के बाद ई नहीं आ सकता, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। बचा क्या हमारे पास, ऑप्शन सी। ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि प्रपोजिशन कहाँ पर आते हैं और हमारी कौन सी वर्ब के बाद क्या आता है, ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर क्लियर है तो ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत इजीली कर पाते हो अरेंज, बहुत ही आसान होते हैं। ऑप्शंस यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको हेल्प करते हैं अरेंज करने में। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास में हमने जो हमारे मॉक टेस्ट हुआ था उसके 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी हर एक संडे को जो टेस्ट होता है उसका सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर रेगुलर मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू।